अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने CLO1 के टॉपिक में से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था। हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, इस तरह आयोटास की वैल्यूज़ देखी थी। ठीक है, एक हम इसको जस्ट जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके बाद हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। सिमिलरली हमने जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लिया था, हमने उससे एक रिजल्ट भी फाइंड किया था, 1/z इज इक्वल टू z मॉड ओवर जो हमारे पास है z मॉड का स्क्वायर, जिसको हमने वेरीफाई किया था, हमारे पास करेक्ट आंसर आया था। नेक्स्ट आपके पास आ गया था डिवीजन हमारे पास रिलेटेड थी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ। वो कॉन्जुगेट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी लास्ट में यूज़ हुआ था। इसी तरह सिमिलरली हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था, आपके पास आ गया था कन्वर्ट। कोई भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमने उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। एंड हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास एक जनरल पोलर फॉर्म थी जो कि स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म है। अब ये हमारे पास r यहाँ पर हमने फाइंड किया था स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास जो है देन हमने आर्केड डायग्राम देखी थी, जिस तरह हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं x एंड y एक्सिस के लिए। इसी तरह हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो प्लेन बनाना पड़ता है वो कार्टेशियन डायग्राम होती है या कार्टेशियन प्लेन होता है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हमने इसमें देखा कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें r चाहिए, एंगल चाहिए। एंगल क्या है हमारे पास, आर्गुमेंट ऑफ z है। हमने उसके क्वाड्रेंट्स चेक किए कि हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा। तो वो क्वाड्रेंट में एंगल लाई करना किस पर बेस करता है, जो आपके पास z यहाँ पर ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन दिया हुआ है, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन दिया है। हमने देखा था कि अगर दोनों पॉजिटिव हो, यानी रियल नंबर भी पॉजिटिव हो और इमेजिनरी भी नंबर पॉजिटिव हो, तो आपके पास क्या होगा फर्स्ट में। सिमिलरली अगर आपके पास जो है इसके केसेस हमने चेक किए थे, यहाँ पर -4 एंड -3 यानी दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव आपके पास किस क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो -4 + 3 आयोटा यानी -4 एंड पॉजिटिव जो है हमारे पास इमेजिनरी, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंड लास्ट वन आपके पास जो है 4 - 3 आयोटा यानी x पॉजिटिव है, यानी रियल पार्ट आपके पास पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिमिलरली हमने इसके से रिलेटेड देखा था कि हमारे पास ये थीटा की वैल्यूज़ किस तरह से बिहेव करेंगी जब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो अब हम अगर इससे आगे मूव करें तो आपके पास जो टॉपिक था वो था कि हमने यहाँ पर क्वाड्रेंट्स की वैल्यूज़ देख ली थी। होपफुली आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट हमने देखा था कि CLO1 का ही हमारे पास टॉपिक था इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने देखा तो हमने ये देखा कि आपके पास रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड की। हमने जो अपना मेथड देखा था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल किया एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के, दो इक्वेशंस वहाँ से हमारे पास आई। और जो दो ये इक्वेशंस आई यहाँ पर देखें, हमने स्टूडेंट्स सॉल्व किया, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और x3n की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में रिक्वायर्ड वैल्यू थी। अब हम आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में और कौन कौन सी चीज़ें, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने देखे। तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टॉपिक में ये भी अगेन आपके पास CLO1 से टॉपिक है। अब जो z है उसका ये हमने फार्मूला देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म से फाइंड होगा। अब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 12 आयोटा इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा को हमने एंड पर इसको कन्वर्ट करके लिखना है।
ठीक है। स्क्वायर रूट हमने किसका फाइंड करना है, 5 + 12 आयोटा का। अब हमें यहाँ पर इस फार्मूले में कौन सी रिक्वायरमेंट थी, एक जी की रिक्वायरमेंट थी जो कि मॉडुलस होता है, और हमने देखा था लास्ट टाइम के a² + b² स्क्वायर रूट के साथ हमारे पास मॉडुलस का फार्मूला है। हमने जस्ट मॉडुलस की वैल्यू फाइंड की। मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। एक्स की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर 5 है और वाई क्या है हमारे पास 12 है, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पर एंड पर हमने जब कैंसिल आउट की, इक्वेशंस को कैंसिल आउट हुए और हमारे पास लास्ट फॉर्म रहेगी जी √3 + आयोटा √2। अब इसको एंड पर एडिशन मैंने ये की थी कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड किया है, इसको इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा लिखना, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ये आ सकता है, 3 + 2 आयोटा, प्लस माइनस है क्योंकि हमारे पास जो फार्मूले में था यहाँ पर प्लस माइनस था, तो ये आपके पास 2 आ गए 3 + 2 आयोटा और -3 -2 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी को हमने देखा कि क्या हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके और इसको आर्केड डायग्राम इसकी बना सकते हैं। तो हमने एक यहाँ पर फॉर्म ले ली कि हमने 3 + 2 आयोटा को देख लिया और एक को हमने Z1 कह लिया, 3 + 2 आयोटा को, -3 -2 आयोटा को Z2 कह लिया। यहाँ पर सिमिलरली हमने सेम प्रोसीजर अप्लाई किया है जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था आर्केड डायग्राम वाले और पोलर फॉर्म वाले में। हमें पता है कि हमने पार्ट Z1 के लिए भी हमने आर्गुमेंट फाइंड कर लिया, यानी एंगल फाइंड कर लिया। आर्गुमेंट आपके पास क्या होता है, यहाँ पर थीटा आ जाता है। और Z2 के लिए भी हमने आर्गुमेंट फाइंड कर लिया, वो हमें पता है कि tan इनवर्स y/x के साथ है। और मॉडुलस हमने फाइंड कर लिया। अब क्योंकि हमारे पास मॉडुलस में दोनों की स्क्वायर की वैल्यूज़ होती हैं, इसीलिए Z1 एंड Z2 हमारे पास सेम आएगा, उस पर कोई इशू नहीं आएगा। हमारे पास √13 ही वैल्यू आएगी Z1 के लिए भी एंड Z2 के लिए भी। अब जो हमारे पास फाइनल आंसर ये आया था स्क्वायर रूट वाला, 3 + 2 आयोटा एंड -3 -2 आयोटा, इसको हमने पोलर फॉर्म में लिख लिया क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड कर ली एंगल की भी और हमने मॉडुलस भी फाइंड कर लिया आर भी, जो √13 है। आप इसको Z1 को हमने लिख लिया, आप Z2 के लिए भी सिमिलरली आप यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हो क्योंकि हमने उसकी भी वैल्यूज़ फाइंड की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो था जी कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स कैसे लिखते हैं। हमने देखा था कि लीनियर फैक्टर क्या होता है कि हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर जो है आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी इसको हम डिकम्पोज करें, ये जो आपके पास पोलिनोमियल गिवन है, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल गिवन है, इसको हम बेशक मिड टर्म ब्रेक रूल अप्लाई करें, इसको फैक्टर्स बनाएं, लेकिन जो एंड पर फॉर्म बने आपके पास, जो एंड वाली फॉर्म बनी, उसमें जो वेरिएबल की अलग अलग फैक्टर की Z-3 एक अलग फैक्टर है, Z + आयोटा एक अलग फैक्टर, इन दोनों की जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो 1 ही हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होती है लीनियर फॉर्म होती है, ठीक है, लीनियर फैक्टर होता है। अब हमने इसके 2 क्वेश्चन देखे, एक हमने ये क्वेश्चन देखा जिसमें हमारे पास जस्ट फैक्टर्स बनाए, हमने मिड टर्म ब्रेक रूल यहाँ पर देखें अप्लाई किया। अब लेकिन इस क्वेश्चन को, जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, इसको हमें थोड़ा सा मिड टर्म ब्रेक रूल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। कन्वर्ट कैसे करना पड़ा आपको, कि देखें इसको +12 गिवन है, इसको हमें आयोटा स्क्वायर में क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि जब हम इन दोनों को इसको ब्रेक करेंगे मिड टर्म ब्रेक रूल से, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा। इसलिए हमें आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखने के लिए हमने क्या कह दिया कि आयोटा स्क्वायर हम साथ लगा लें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो हमने फॉर्म बनाई पहले, ठीक है, फॉर्म बनाने के बाद यहाँ पर ये मिड टर्म ब्रेक रूल अप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास मिड टर्म ब्रेक रूल अप्लाई हुआ है। अब क्लास यहाँ पर देखिए, हमने मिड टर्म ब्रेक रूल अप्लाई करने के बाद फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स जब हमने बना लिए इसको, तो आपके पास ये जो फैक्टर्स आए, ये क्या है, लीनियर फैक्टर्स है। हमारे पास जी की पावर क्या 1 है, तो इट मीन्स आपके पास ये क्या आ गया, लीनियर फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या देखा कि हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म की थी, यानी a + b आयोटा ये फॉर्म में जो थे कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हमने पोलर फॉर्म के प्रोडक्ट और डिवीजन नहीं पढ़ी थी। तो हमने देखा कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में हो तो वो किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। तो आपके पास Z1 आ गया, Z2 आ गया, हमने पोलर फॉर्म के 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। इसको हमने चेंज करने के लिए, यानी
डिफ्रेंशिएट करने के लिए θ1 कह दिया, θ1 क्योंकि z1 था, ये z2 के लिए हमने यहाँ पर r2 θ2 एंड θ2 कह दिया। अब जो हमारे पास फार्मूला है इसका प्रोडक्ट के लिए वो हमने यहाँ पर ये राइट कर लिया कि आपके पास z1 इंटू z2 आपके पास इसके इक्वल हो जाएगा r1 इंटू r2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा इंटू साइन एज इट इज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दोनों एंगल्स का क्या है, सम है। यहाँ पर हमारे पास एंगल्स का सम आ रहा है। हमने अब क्वेश्चन देखा कि आपके पास फाइंड z1 इंटू z2, z1 की वैल्यू भी गिवन है, z2 की भी वैल्यू गिवन है, और एंड पर हमने क्या एडिशन की क्वेश्चन में कि हमने इसको फाइंड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है, यानी रियल पार्ट अलग भी हम कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, और हम उसको a प्लस बी आयोटा यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा x z1 इंटू z2 2√3। अब यहाँ पर 2 था आपके पास, ये 3 था, r1 इंटू r2 के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई हो गया, दोनों एंगल सम हो गए। हमने जब यहाँ पर इन दोनों एंगल्स को सम किया तो आपके पास 5π/4 एंड 5π/4 आ गया, जो कि हमने कैलकुलेटर से फाइंड वैल्यू की। वैल्यू फाइंड करने के बाद आपके पास इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया यानी इसको मल्टीप्लाई करके किया तो ये 2√3 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, इस फैक्टर के साथ भी, इस फैक्टर के साथ भी। कुछ कैंसिलेशंस हुई हमारे पास, तो फाइनल आप फॉर्म आपके पास आ गई -√6 माइनस आयोटा √8। अब ये देखें हमारे पास ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, यानी ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गई है। अब इसी क्वेश्चन को हम पोलर फॉर्म यानी पोलर रिप्रेजेंटेशन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, वो होपफुली आप लोगों के लिए कोई इशू नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो था लास्ट उसमें सिलेक्शन में से जो टॉपिक था डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। डिवीजन किस तरह थी, हमारे पास z1 एंड z2 आपके पास गिवन है, ठीक है, r1 एंड r2। अब आपके पास z1 डिवाइडेड बाय z2, r1 डिवाइड बाय r2 वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे। जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारे पास दोनों एंगल्स क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि आप लोग इसको ट्राई करें, इसका मुझे आंसर बताएं, तो होपफुली आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो आज के लेक्चर का टॉपिक है डी मॉर्गन्स थ्योरम, जो कि CLO1 से आपके पास टॉपिक है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ये किस तरह से है, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अभी हमने जस्ट पोलर फॉर्म देखी, स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि आपके पास जो गिवन थी वैल्यू पोलर फॉर्म की, वो आपके पास किस फॉर्म में आ रही है। अगर पावर की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तो पावर की फॉर्म में अगर आपके पास वैल्यू आ जाती है तो हम उसको डी मॉर्गन्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम आपके पास किस लिए होता है, क्यों यूज़ होता है, वो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप समझ लो एक लिंक है, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम आपके पास क्या है, एक लिंक है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, आपके पास एक लिंक है डी मॉर्गन्स थ्योरम का, ठीक है। तो ये आपके पास जो इसका मेन फार्मूला है वो क्या है, ये फार्मूला आपके पास गिवन है, z की पावर n इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n। n क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, n यहाँ पर जब हम इसको ओपन करेंगे तो n एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बुक में काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया हुआ होता है, तो मैं यहाँ पर आपको एक यूज़फुल मेथड बता देती हूँ कि इजीली आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो। वो ये है कि मैं एक मिनट मार्कर चेंज करती हूँ। आपके पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये अगर हम इसको अलग से देखें, पावर को ना देखें, तो ये क्या फॉर्म बन रही है, ये पोलर फॉर्म है ना। तो पोलर फॉर्म की अगर पावर यानी आपके पास पोलर फॉर्म की पावर आ जाए तब हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, या आपके पास एक स्टैंडर्ड गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और हमने उसको किस तरह से डी मॉर्गन्स थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन अप्लाई करके कैसे सॉल्व करना। तो सिंपल आपके पास क्या है, n है, n एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये n डिपेंड करता है, ये n पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ इंटीजर्स हो सकते हैं।
तो अगर तो पॉजिटिव है तो ये साइन क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, जस्ट ये है, और इसमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं है। आपके पास 5 जो है यहाँ पर एज इट इज़ ही आएगा। ठीक है, इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा, हमारे साइन यहाँ पर चेंज होना है, दरमियान में आपके पास साइन चेंज होना है। अब क्वेश्चन से हम देखते हैं, ये देखिए मैंने साइड पर लिखा है एक कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म यानी आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। दूसरी मैंने लिखी है जी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म आपको पता है कि z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। उसके बाद हमने एक देखी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा एंड थीटा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये देखो, ये एक सिंपल क्वेश्चन गिवन है। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके पास सिंपल क्वेश्चन गिवन है, फाइंड आर z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2। अब इसको हमने फाइंड करना है। इसको तो हम जस्ट क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म या अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर आपके पास जस्ट क्या कर लो कि फाइंड इट्स पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने। पोलर फॉर्म में हमें पता है हमें आर की वैल्यू चाहिए होगी, थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो आर हमें पता है कि ये ए है ये बी है, दोनों का स्क्वायर रूट लिया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। थीटा कैसे फाइंड होगा, आपके पास tan इनवर्स वाई ओवर एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थीटा क्या होगा, एज इट इज़ जो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। पाई ओवर 4 आ गई। हमने जस्ट ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम कैसे अप्लाई हो रहा है अब यहाँ पर, उस पर हम ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जबकि हमारे पास पावर इन्वॉल्व होती है। पावर कैसे होगी, इफ़ z इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2 एंड जी बार यहाँ पर क्या है, कंजुगेट है। ठीक है, कंजुगेट ऑफ z इज द कंजुगेट ऑफ z, प्रूव डैट z की पावर 10 प्लस z की बार यानी कंजुगेट ऑफ z 10 जो है इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। अब ये हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप लोगों के माइंड में कोई आइडिया आया है तो आप लोग मुझे चैट में बता सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमने प्रूफ क्या करना था, z प्लस z की पावर क्या है 10, z बार की पावर क्या है 10 और इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो z हमारे पास गिवन है, हमें डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अप्लाई डी मॉर्गन्स, स्पेलिंग इसको देख लीजिएगा आप लोग। थ्योरम जो है उसमें सबसे पहले हमने, अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो हमने उसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। ठीक है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हम उस पर पावर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, पावर जो भी आपके पास गिवन होगी अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, z इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2 है। अब हमने फाइंड कर ली वैल्यू, आर की वैल्यू फाइंड की, तो आपके पास आर की वैल्यू 1 आ गई, थीटा की वैल्यू π/4 आ गई। होपफुली मुझे अब ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोगों को खुद इसका आइडिया हो क्या होगा। आर हमारे पास कैसे फाइंड होता है, जो कि मॉडुलस होता है a² प्लस b², और थीटा हमारे पास कैसे फाइंड होता है, tan इनवर्स y ओवर x की फॉर्म में। हमने देखा पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, आर की वैल्यू 1 है, cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 आ गया। अब z इज इक्वल टू cos π/4 प्लस आयोटा π/4, ये किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू फाइंड करनी हमने। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमें दूसरी वैल्यू क्या चाहिए, z बार। ठीक है, अभी हम पावर को नहीं देख रहे हैं, हम जस्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं z एंड z बार की। z बार क्या आएगा, ज़रूरी नहीं है कि अब दोबारा से आर फाइंड करो, दोबारा से थीटा फाइंड करो। z बार हमारे पास, हमें पता है z बार जो है कंजुगेट है, तो z बार आपके पास कंजुगेट है। ठीक है, z बार, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
अब हमने क्या किया कि हमें जी की पावर 10 की वैल्यू चाहिए। जी की पावर 10 की वैल्यू क्या आएगी, कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 पावर 10। अब देखो ये किसी तरह से वो डी मॉर्विस का लॉ बन रहा है। डी मॉर्विस थ्योरम क्या था हमारे पास, डी मॉर्विस थ्योरम आपके पास क्या था, जी की पावर n, कोई भी जी की पावर हो सकती है, वो क्या होगी, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा की पावर n। जब हमने उसको मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, ये हमने यहाँ पर इसको लिखा था लास्ट में, ठीक है। तो जी की पावर 10, अब हमने 10 को क्या करना है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये कैंसिल आउट हुए, आपके पास फाइनल वैल्यू ये आ गई जी की पावर 10 की, ठीक है। अब हमें क्या दूसरा हमारे पास क्या जो है फॉर्म चाहिए, जी कंजुगेट की पावर 10। क्या अब हमें ये सारा प्रोसीजर दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर जी कंजुगेट फाइंड कर चुके हुए हैं, हमने जी की पावर 10 भी फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जस्ट क्या चेंजिंग्स आएंगी, साइन की चेंज आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब ये डू योरसेल्फ मैंने क्यों कहा है आप लोगों को कि क्या ये प्रूफ होता है, तो हम इधर साइड पर देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ये प्रूफ होता है या प्रूफ नहीं होता, ठीक है। तो जी की पावर 10 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जी की पावर 10 कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 2, ठीक हो गया, प्लस अब कंजुगेट की वैल्यू लिख रही हूँ ये वाली, कॉस 5 पाई बाय 2 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 2, ये और ये कैंसिल आउट हो गए। अब ये कॉस पाई बाय 2 आपके 5 पाई बाय 2 क्या है, आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो, वैसे ये मल्टीपल ऑफ 90 है। अगर मैं इस 5 को ना देखूँ तो पाई बाय 2 क्या बनता है, 90, तो कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो 90 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। किसी स्टूडेंट को कोई यहाँ पर अगर प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी से रिलेटेड, डी मॉर्विस थ्योरम जहाँ पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, वैल्यूएट 1 प्लस आयोटा की पावर 100 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 100। अब देखो जब पावर की बात आ गई तो इट मीन्स कि आपके पास वो डी मॉर्विस थ्योरम होगा। तो हमने एक पार्ट को कह लिया जी के इक्वल है, ठीक है, जी है, और दूसरा हमारे पास ये देखो एक्स 1 प्लस आयोटा है 1 माइनस आयोटा, ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट है। तो ये जी बार को हमने कह दिया कि ये जी इसका रिप्रेजेंट कर दिया कॉन्जुगेट। अब हमें पता है कि हमने इस क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में चेंज करना है। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको आर चाहिए, आपको थीटा चाहिए। हमने आर फाइंड किया, स्क्वायर रूट 2 आ गया, थीटा पाई बाय 4 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर जेड स्क्वायर रूट 2 कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 आ गया, ठीक है। ये हो गया, जी फाइंड हो गया। जी कंजुगेट अब कैसे फाइंड होगा, या हमारे पास ये पावर कैसे फाइंड होगी, हमने जी फाइंड कर लिया। अब जी किसके इक्वल था, 1 प्लस आयोटा के इक्वल, तो हमने कह दिया कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है 1 प्लस आयोटा के इक्वल है। अब हमें तो पावर चाहिए, इसकी पावर जस्ट क्या है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अप्लाई डी मॉर्विस थ्योरम। पावर क्या है, जब देखो दो आपके पास फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, अगर दो फैक्टर्स यूँ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों पर क्या आती है, पावर आती है। तो स्क्वायर रूट 100, यहाँ पर हमने कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा पाई बाय 4 की पावर 100। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जब डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या स्टेप होना चाहिए, साथ साथ थोड़ा आप लोग भी अपने जो है वो उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर सारा कुछ सॉल्व कर दूँगी और आप लोगों को जो है एक बनी बनाई खीर मिल जाएगी। तो पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 100 इंटू पाई बाय 4, ठीक है। यही डी मॉर्विस थ्योरम के था, जो भी पावर है आपके पास वो क्या होनी है, एंगल से मल्टीप्लाई हो जानी है।
तो एंगल से अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है? मुझे आप लोग वैल्यू फाइंड करके बताएं इसकी कि क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, हम स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। आपके पास ये 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 50 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर 100 किसकी इक्वल है? आपके पास इक्वल है 2 की पावर 50। ठीक है, कॉस 25 पाई प्लस आयोटा साइन 25 पाई। ठीक है, ये हमारे पास एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट किस तरह से कंप्लीट होना? वन माइनस आयोटा 100 का पार्ट। तो ये कौन मुझे बताएगा कि ये किस तरह से सॉल्व होगा और इसमें क्या चेंजिंग्स होंगी? जस्ट क्या चेंजिंग्स आ रही हैं आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर? 2 की पावर 50। ठीक है, 1 माइनस आयोटा की पावर 100 इज इक्वल टू 2 की पावर 50 कॉस 25 पाई माइनस आयोटा साइन 25 पाई। ठीक है, ये आपके पास सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हमें इसको कोई इक्वल नहीं करना, हमने जस्ट इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना था हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करके। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, हमने क्वेश्चन में क्या था, प्लस का साइन था दोनों का। तो अगर मैं इसको प्लस फाइनल वैल्यू इसकी लिखूँ तो 1 प्लस आयोटा की पावर 100 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 100, दोनों की वैल्यूज लिख देते हैं हम। सॉरी 25 पाई माइनस नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कॉस 2 की पावर 50 25 पाई माइनस आयोटा साइन 25 पाई। क्लियर? अब देखो, इसको ओपन करें तो क्या कैंसिल आउट होगा? ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये 20 की पावर 50 मैंने कॉमन लेके ये कैंसिल आउट किया है। इस स्टेप को देख लीजिएगा, ये ना समझिएगा कि मैंने इसी तरह से कैंसिल आउट कर दिया है कि पावर को कॉमन नहीं लिया। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगी? 2 कॉस 25 पाई। ठीक है, तो 2 कॉस 25, ये क्या है, 2 की पावर क्या है, 1 है। तो हमारे पास जब बेसिस क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगी, ये दोनों क्या है, बेसिस क्या है, सेम है, तो इन दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कॉस 25 पाई। अब इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? 2 की पावर 51 कॉस 25 पाई। चेक करो तो ये पाई का मल्टीपल है, यानी पाई की वैल्यू क्या होती है, 180। तो आंसर क्या आता है, -1। तो आपके पास -1 2 की पावर 51 आंसर आ गया। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने देखा था कि आपके पास डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट थी। अभी हमने लास्ट उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व किया। ये देखें, यहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आपके पास, मैं इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं किस तरह की फॉर्म में, प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n। हमने क्या करना है, जस्ट n को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो कॉस थीटा n कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है डी मॉर्गन्स थ्योरम की।
इसको हम लिख लेते हैं जी एन के इक्वल है। अब यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूँ, जस्ट सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं हम, कॉस 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई की पावर 2। अब इसको डी मॉर्गन थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे? तो जस्ट हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, 2 को मल्टीप्लाई करवाना है एंगल के साथ, तो हमारे पास आयोटा साइन 2 4 पाई आ जाएगा यहाँ पर। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास आ जाएगा कॉस 8 पाई प्लस आयोटा साइन 8 पाई। क्लियर है? और अगर यहाँ पर आपके पास लेट्स सपोज आ जाता कॉस पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 की पावर -5, तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना था? हमने सिर्फ एंगल को मल्टीप्लाई करवाना है और ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें बताया है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने, 5 पाई बाई 2। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक देख लिया कि डी मॉर्गन थ्योरम को देख लिया, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन में यहाँ पर लिखती हूँ, जहाँ पर हम डी मॉर्गन थ्योरम की एप्लीकेशन को देखेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम क्या हो सकता है कि हम ये देखें कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, आपके पास अल्फ़ा एंड बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अभी हमने, अब ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको हमने अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा की इक्वल टू 0 कैसे प्रूव करना है, बाय यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम। तो बाय यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम कैसे होगा, हमें पता है डी मॉर्गन थ्योरम में क्या होती है, पावर इन्वॉल्व होती है। तो पहले तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसके रूट्स 2 आएंगे, इसके है तो 2 रूट्स आएंगे। 2 रूट्स कैसे आएंगे आपके पास, हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो रूट्स कैसे यहाँ पर आएंगे इसके, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब मैं वैल्यूज़ अगर सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पर, तो आप लोग मेरी प्लीज़ इसमें कैलकुलेशन में हेल्प कीजिएगा कि आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है। तो प्लस माइनस वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं, -4 -1 एंड ये सी की वैल्यू क्या है 4 होल डिवाइडेड बाय 2a। 2 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, a की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर 1। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इसको, अब मुझे कौन सा स्टूडेंट बताएगा कि ये हम डी मॉर्गन थ्योरम में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो कि हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2 आयोटा ओवर 2 लिख सकती हूँ इसको। क्यों? क्योंकि ये -4 था, तो ये आपके पास क्या था, यहाँ पर हम लिख सकते थे ना इस स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 4 को, अगर हमने देखा था जब स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा। कैसे, आपके पास ये स्क्वायर रूट -1 इंटू 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, इसकी वैल्यू आ गई आयोटा, तो हमने इसको 2 आयोटा लिख लिया। ठीक है, होपफुली ये बात आपको क्लियर होगी। यहाँ पर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आयोटा ओवर 2। तो x की वैल्यू हम अब फाइंड कर सकते हैं। 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ ऊपर न्यूमरेटर से, 3 प्लस माइनस आयोटा ओवर 2,
तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं अब हम वैल्यू 2 से कैंसिल आउट। ये देखें स्टूडेंट्स, आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हमें पता है अल्फ़ा एंड बीटा, क्वेश्चन में क्या था, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। अब रूट्स क्या होते हैं, यानी जो इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, यही रूट्स होते हैं। तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा, एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा। इसको हमने अल्फ़ा कह दिया, इसको हमने बीटा कह दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज़, एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो रूट्स होती हैं। अब ये क्या हमें रूट मिल गया, रूट मिल गया अल्फ़ा एंड बीटा। अब देखो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को पावर्स में देखना है, तो पावर के लिए हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू पोलर फॉर्म। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए। अब आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक अल्फ़ा है, एक बीटा है। तो अल्फ़ा को हम पहले सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा के आपके पास हमें पता है कि स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा वैल्यू है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं होपफुली आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ गया ये स्क्वायर इससे कैंसिल, तो 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 4, आंसर क्या आ गया 2। तो आर की वैल्यू हमारे पास 2 फाइंड आउट हो गई। सिमिलरली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें थीटा भी चाहिए। अब थीटा हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो हम 1/√3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आयो थीटा की वैल्यू π/6 आ जाएगी। इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा प्लीज़ कि आप हमने वैल्यू फाइंड जो की है वो ठीक की है या नहीं की। अब देखो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, मैंने सही लिखा है। अब ये हमें पोलर फॉर्म इसकी चाहिए, सॉरी ये 2 था, cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ये अब किसकी इक्वल है, हमारे पास अल्फ़ा की इक्वल है। अब हमें क्या अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए थी, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए अल्फ़ा क्यूब की चाहिए वैल्यू एंड बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू हमें कैसे मिल जाएगी, बाय डी मॉर्विस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। π/6 आ गया, क्यूब ले लिया, ठीक है। तो हमने देखें क्यूब क्या करना है, यहाँ पर डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा इजीली। थ्री π/6 ये यहाँ पर डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई हो गया। यहाँ पर बेशक आप लोग लिख दो कि अप्लाई डी मॉर्विस थ्योरम, ना भी लिखो तो ओके हो जाएगा। cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ठीक है, इसको आप 3 भी 8 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखो बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस, ये एक पॉजिटिव में ये नेगेटिव साइन में, तो हमें इसको पूरा प्रोसीजर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट क्या करना है, इसको बीटा क्यूब का पार्ट लिखने में लगी हूँ यहाँ पर। यहाँ पर बीटा क्यूब फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। टू की पावर 3 cos π/2 माइनस आयोटा साइन
पाई बाय 2। ठीक है, इस सारा प्रोसीजर करने के बजाय हमें पता है कि ये सिर्फ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन है। चलो ठीक है, अब हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 0। तो मेरे होपफुली आप लोग ये प्रूफ कर सकते हो। ये हमने क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, ये वैल्यूज़ में लिख रही हूँ यहाँ पर 2 की पावर 3 कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 पॉजिटिव साइन 2 की पावर 3 कॉस पाई बाय 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 2। ठीक है, अब मैं 2 की पावर 3 कॉमन ले सकती हूँ, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 2 की पावर 50 कॉमन लिया था। जब ये कॉमन ले लिया, अब मैं यहाँ पर एक स्टेप मिस कर रही हूँ, आप लोगों को उसका आइडिया होना चाहिए। तो ये 2 कॉस, ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 कॉस सॉरी ऐड होंगे, ये भी और ये भी, 2 कॉस पाई बाय 2 आ जाएगा। बेसिस सेम हो, पावर क्या होती है, ऐड। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हुआ इससे, कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 हमें पता है 0 होता है, तो आंसर क्या आ गया, 0 इक्वल टू 0। तो होपफुली यहाँ पर आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देख लें एक दफ़ा, यहाँ पर अगर कोई किसी को इशू तो मुझसे डिस्कस कर लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया था, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 0 प्रूव कर लिया। अब डी मॉर्विस थ्योरम की एक और एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं कि रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम देखें, रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जस्ट मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी, आप लोगों ने उसको उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और हमारे लिए इजी हो जाएगा आपके पास लेंथी क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना। अब वो कैसे है कि आप लोगों ने कुछ वैल्यूज़ को, कुछ जो है हमारे पास पोलर फॉर्म की वैल्यूज़ को, उनको आपने याद रखना है कि अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में 1 आता है तो 1 को हम किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अगर आपके पास कहीं पर -1 आता है तो उसको हम लिखेंगे कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अगर आपके पास आयोटा आता है तो हम उससे किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। ठीक है, अगर माइनस आयोटा आता है तो हम इसे लिखेंगे कॉस पाई बाय 2 माइनस साइन, अब ये माइनस आयोटा तो यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, साइन आयोटा डेफिनेटली यहाँ पर आएगा पाई बाय 2। ठीक हो गया, तो इसको हम ने लिख लिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन के साथ लिख के। आप प्लीज़ जस्ट 1 मिनट।
जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अगर लेट्स सपोज आप स्टेप्स यहाँ पर नोट कर लें, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि स्टेप 1, अगर आपके पास कहीं पर भी ठीक है आता है कि x की पावर 7 है, यानी किसी वेरिएबल की पावर कोई भी एक नंबर है, तो उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, यानी x की पावर 7 इज इक्वल टू 1 लेट्स सपोज गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन भी मैं ले लेती हूँ कि x की पावर 6 प्लस आयोटा इक्वल टू 0 है। यहाँ पर हम एक थर्ड भी वैल्यू देख लेंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, 6 की पावर जब मैं 7 को इस साइड पर लेके आऊँगी तो क्या होगी 1/7। तो अभी हमने देखा था लास्ट उसमें कि x मैंने बताया है कि अगर 1 होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, पावर क्या आ जाएगी 1/7 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट इसको x की 6 प्लस आयोटा इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, x की पावर 6, ये स्टेप जो है ना आपके पास फिक्स स्टेप है। ठीक है, x की पावर क्या आ जाएगी माइनस आयोटा 1/6। अब हमें माइनस आयोटा की वैल्यू पता है, माइनस आयोटा की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर मैं दूसरा एक क्वेश्चन देखती हूँ, यहाँ पर x की पावर 4 है प्लस 1 है इक्वल टू 0 है। तो x की पावर 4 इक्वल टू -1। ठीक है, तो x ये -1/4, यहाँ पर ये स्टेप बेसिक स्टेप है। हमने हमेशा जब भी पावर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी। अब जैसे ही हमने फर्स्ट स्टेप अप्लाई कर दिया, हमारे पास स्टेप नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, उसमें क्या है, ऐड 2n पाई 2k पाई। आपके पास बुक में मे भी लिखा हो 2n पाई लिखा हो, कहीं बुक पर 2k पाई लिखा हो। ठीक है, अब वो ऐड कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, लेकिन अभी आपने ये देखना है कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है। ठीक है, स्टेप 3 आपके पास क्या है, कॉमन टेक कॉमन पाई। अब कैसे लेना है पाई वो मैं क्वेश्चन जब करूँगी तो बताऊंगी। तो स्टेप 4 आपके पास क्या है, अप्लाई डी मॉर्विस थ्योरम। ठीक है, स्टेप 5 आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हमने यहाँ पर ऐड n किया है या k किया है तो हम n की वैल्यू पुट करेंगे, इसी तरह हम k की वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमने k लिया है तो हम यहाँ पर n ले रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखो ये 6 था तो हमने 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 क्या होगा 5 होगा। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो हम कैसे जाएंगे, 0 1 2 3 4, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम 3। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कैसे होगा। सॉल्व x की पावर 6 प्लस 1। ठीक है, ये अब आपको पता होना चाहिए कि ये रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होगा इसको हम देखते हैं। पहले आप ज़रा इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, व्यू कर लें ज़रा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने ये क्वेश्चन लिख लिया, सॉल्व x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको पता होना चाहिए कि रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से ये सॉल्व होगा। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या था, कोई भी हमारे पास लिखा हुआ हो क्वेश्चन, तो 6 की पावर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको हमने क्या करना है, -1 इस साइड पर। ठीक है, ये आपके पास एक बेसिक स्टेप है जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होना है। -1 की पावर 1/6 आ गया। अब हमने क्या कहा था कि जब -1 हो तो हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, दिस वन। ठीक है, तो हमने लिख लिया x इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई 1/6। अब देखो दूसरा
वैल्यू बच्चे क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है कि ऐड 2 पाई टू एन पाई। अब ये हमने कैसे ऐड करना है, कॉस 2n पाई प्लस पाई, ठीक है, प्लस आयोटा साइन पाई तो ऑलरेडी है, ठीक है, 2n पाई प्लस पाई और हमारे पास पावर में क्या आ जाएगा 1/6। ये पाई में ऐड कर लिया हमने, ठीक हो गया। अब देखें पाई कॉमन ले सकते हैं ना हम दोनों में से 2n प्लस 1 प्लस आयोटा साइन, यहाँ से भी पाई कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 और हमारे पास 1/6, ठीक है। यहाँ तक देखें अगर कोई ये चीज़ स्टेप क्लियर ना हुआ हो, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर कर लिया, स्टेप 3 भी अप्लाई कर दिया, हमने पाए कॉमन ले लिया, ठीक है। जब हमने पाए कॉमन ले लिया तो स्टेप 3 भी अप्लाई हो गया। स्टेप 1 यहाँ तक अप्लाई हुआ था। स्टेप 2 में क्या किया, ऐड 2n पाए, दोनों एंगल्स में हमने 2 पाए को ऐड कर लिया। स्टेप 3 में हमने देखो यहाँ पर ये जो हो रहा है ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 1 था, क्लियर है। अब हमने क्या करना है, स्टेप 4 में डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करना है। अब देखते हैं वो हमने कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई डी मॉर्विस थ्योरम, मैं नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व कर देती हूँ ताकि ना इजीली ये हो जाए। तो आपके पास बच्चों अप्लाई डी मॉर्विस थ्योरम क्या होता था, कॉस थीटा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये होता था। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ जो हमारे पास लास्ट वो आया है, कॉस 2n प्लस 1 पाई था, ठीक है, आयोटा साइन 2n प्लस 1 पाई। अब देखो मैं अप्लाई कर रही हूँ डी मॉर्विस थ्योरम, कॉस π/6, ठीक, प्लस साइन 2n प्लस 1 π/6, ये मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब हमने रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब ये हमने 5 तक क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, यहाँ से 6 था, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। तो अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब हमने देखना है कि हमारे पास रूट्स क्या आ रहे हैं इसके। तो रूट्स बच्चों n = 0 में पुट करूँ तो x0, यानी x0 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर n है हमने 0 पुट किया, तो cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 आ गया, ठीक है। अब n = 1 पुट करूँ तो प्लस आयोटा साइन 3 π/6, यहाँ पर अब हम n की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपको होपफुली इसका कोई ऐसा इशू नहीं है।
अभी एन एक्स की पावर 4 एन की पावर 4 के लिए मैं वैल्यूज़ लिख लूँ तो होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब आखिरी वैल्यू है हमारे पास एन इज इक्वल टू 5 के लिए एक्स की पावर 5 11 पाई पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम अगर इसको वेरीफाई कर लें तो हमारे पास क्या होगा। अब यहाँ पर देखें, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है सिंपल जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है सिंपल कार्टेशियन कर्व्स एंड कर्व ट्रेसिंग। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो टॉपिक था उसमें से मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगी, एज अ होमवर्क दूंगी। ठीक है, पहले भी मैंने पीडीएफ दी थी, आप लोगों ने मुझे नहीं रिस्पॉन्स दिया कि उसके आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या नहीं किए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करूंगी जिसमें हम जो है टॉपिक्स को आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सोचेंगे, वहाँ पर आप इजीली जो है हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकोगे। अब है हमारे पास सिंपल कार्टेशियन कर्व्स एंड कर्व ट्रेसिंग। अब ये क्या है हमारे पास कि कर्व्स क्या है, यानी हमारे पास जैसे पैराबोला होता है, ठीक है, सर्कल है, इसकी ड्राइंग कैसी है, ये किस तरह से हम किसी भी कार्टेशियन कर्व को, किसी भी इक्वेशन को या किसी भी फंक्शन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए कर्व ट्रेसिंग के हवाले से, कार्टेशियन कर्व्स के हवाले से। कार्टेशियन कर्व्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जी कार्टेशियन कर्व क्या है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को लास्ट उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में बताया था कि हमारे पास आर्केड डायग्राम होती है कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब कार्टेशियन कर्व्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है हमारे पास, आप लोगों को उसका होपफुली आइडिया है कि वो एक्स एंड वाई एक्सिस पर होता है। ठीक है, यही होता है ना, एक्स एंड वाई एक्सिस वाला जो प्लेन होता है कार्टेशियन प्लेन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्टेशियन कर्व्स क्या होंगे, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ना कार्टेशियन कर्व्स के लिए यहाँ हमें ग्राफिकली किसी भी एक्स और वाई एक्सिस पर कुछ फंक्शंस, लाइंस या कोई भी ड्रॉ करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स का आइडिया होना चाहिए। तो वो बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सिमेट्री। ठीक है, कि कोई हमारे पास फंक्शन सिमेट्रिक कब होगा, ठीक है, या कोई आपके पास ग्राफ सिमेट्रिक कब होगा, या हम कोई इक्वेशन में लिखूं उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, कोई फंक्शन लिखूं हमें उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो सिमेट्रिक कब होगा। तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या पॉइंट है, सबसे पहले यहाँ पर आप याद रखो हमेशा कि इवन पावर ऑफ वाई, अगर पावर किसी फंक्शन की पावर वाई की पावर इवन होगी, ठीक है, तो वो आपके पास किसकी सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, दूसरा आपके पास सेकंड इसका क्या पॉइंट है सिमेट्रिक का, हमारे पास इवन पावर ऑफ एक्स। अगर ये इस तरह से होगा हमारे पास, तो दूसरा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तब हमारे पास क्या कंडीशन होगी, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये अब मैं ग्राफिकली आपको बताऊंगी कि किस तरह से होगा। उससे पहले हम बिल्कुल बेसिक जो एक रूल्स हैं हमारे पास, बेसिक कर्व्स हैं, उसको देखते हैं कि वो किस तरह से ड्रॉ होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ नंबर 1,
आप लोगों को विजिबल होगा, x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा एक ग्राफ लिखते हैं y इक्वल टू 0। थर्ड हम बना लेते हैं x इज़ इक्वल टू a का, एंड फोर्थ वन हम कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू a। अब बच्चों यहाँ पर मैं ना कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रही हूँ, कार्टेशियन कर्व के इसको ड्रॉ करने के लिए। ये आपको पता है x है, ये आपको पता है y है। सिमिलरली y प्राइम यानी y नेगेटिव एंड x नेगेटिव। यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 0 के लिए भी एक मैं ड्रॉ कर रही हूँ, x y y नेगेटिव एंड x नेगेटिव। यहाँ पर मैं एक थर्ड वन ड्रॉ कर रही हूँ इसको रिप्रेजेंट करने, x इज़ इक्वल टू a को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड लास्ट हम y इज़ इक्वल टू a था, ये y इज़ इक्वल टू a को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ करते हैं। तो अब x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 0 का ग्राफ किस तरह ड्रॉ होगा? x 0 कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पर x क्या है? 0। तो ये जो है हमारे पास रिप्रेजेंट क्या करेगा? x इज़ इक्वल टू 0 को। तो इट मीन्स कि x इज़ इक्वल टू 0 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? x इज़ इक्वल टू 0 मीन्स पैरेलल, जब x किसी चीज़ के इक्वल होता है तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होता है, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू a, x किसी के इक्वल है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज a पॉइंट है, तो वो a आपके पास यानी पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। x इज इक्वल टू a। अब मैं दूसरे उसको देखती हूँ, जब y इज इक्वल टू समथिंग दिया जाता है तो इट मीन्स y 0 कहाँ पर? ये आपके पास 0 है, यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कि y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a है, तो इट मीन्स यहाँ पर लेट्स सपोज a है। ये बेसिक एनालॉजी थी, होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, ठीक है। जब y किसी के इक्वल होता है तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, और अगर x किसी नंबर के इक्वल है तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होता है। तो ये बेसिक एनालॉजी आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब सिमेट्रिक के बारे में अब हम बात कर रहे थे, तो उसके बारे में क्या हमारा मतलब है। अब मैं एक कर्व प्लॉट करती हूँ, लेट्स से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब ये आप लोगों को पता होगा कि ये नोटेशन जी पैराबोला है, ठीक है। अब इस नोटेशन को ड्रॉ कैसे करना है, ड्राइंग के ऊपर जाते हैं हम, तो इसको डिस्कस करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जब प्लॉट होता है तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब हम एक और देखते हैं कि हम एक और नोटेशन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो वो है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अब ये देखें, इसको हमने x नहीं, यहाँ पर y होगा, इसको हमने कैसे ड्रॉ करना है। ये देखें, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं इसको। अब ये देखें, ये पैराबोला इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये पैराबोला इस तरह के से। अब भाई हमारी एनालॉजी क्या कहती है कि हम किस तरह से ये ड्रॉ किया है, या क्या इसमें कोई सिमेट्रिक बन रही, क्या बन रहा है। अच्छा देखें, हम अगर यहाँ पर टर्म को देखें, इस नोटेशन को देखें, तो कैन आई से डैट के यहाँ पर हम पावर को देख सकते हैं। पावर देखें, यहाँ पर y की क्या है, इवन है, ठीक है। तो y की पावर आपके पास क्या है, इवन है। तो इट मीन्स अगर y की पावर इवन है तो सिमेट्रिक आएगी अबाउट x एक्सिस, ठीक है। अगर y की पावर इवन होगी तो कर्व क्या होगा, सिमेट्रिक होगा
एक्स एक्सिस के, ठीक है। अब देखो जब एक्स की पावर ये इवन है तो वाई की पावर यहाँ पर क्या है, ऑड है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक क्या है, अबाउट वाई एक्सिस। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी थी, ठीक है, यहाँ पर ये लिखी थी। तो हमें ये बिल्कुल बेसिक सी एनोलॉजी है जो कि हमने इसको देखा है। अगर मैं इसको कहूँ कि एक और एग्जांपल देती हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये आप लोगों को जानी पहचानी इक्वेशन लग रही होगी, तो ये क्या है हमारे पास से, आप लोगों को सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको मैं देखूँ ग्राफिकली देखूँ, प्राइम वाई, ठीक है, तो ये देखो ये दोनों के सिमेट्रिक आ रहा है। अब ये दो सिमेट्रिक के क्यों इक्वल आ रहे हैं कि यहाँ पर एक्स की पावर भी इवन है, वाई की पावर भी क्या है, इवन है, ठीक है। तो ये दोनों की पावर इवन है, तो इट हैज़ टू बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। इसको आप लोग एक दफ़ा देख लें, इसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछ लें। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमने ये डिस्कस कर लिया, सिमेट्रिक को डिस्कस कर लिया। सिमेट्रिक में हमने 4 बेसिक्स ये पॉइंट्स देखे। एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो वो पैरेलल होगा हमारे पास। अगर एक्स किसी भी चीज़ के इक्वल होगा तो पैरेलल किसके आएगा, वाई के, ठीक है। और यहाँ पर देखें जैसे एक्स इज इक्वल टू ए के इक्वल था तो पैरेलल वाई के था, और वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू ए। अब हम सिमेट्रिक में दूसरी चीज़ ये बेसिक्स टर्म्स देखी, उसके बाद हमने सिमेट्रिक में देखा कि अगर हमारे पास वाई की पावर इवन है तो हमारे पास वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, और अगर एक्स की पावर इवन है तो वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। अब जो सिमेट्रिक के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन का। तो ओरिजिन हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि ये सिमेट्रिक और वाई और एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक। अब ये देखो बच्चों के हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो ये हमारे पास दोनों के हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एज वेल। अब सेकंड जो मेन पॉइंट है वो है ओरिजिन, ठीक है, कि ओरिजिन क्या है। ओरिजिन का क्या मतलब है कि इफ़ वी पुट एक्स एंड वाई इक्वल टू 0, ठीक है, यानी एफ एक्स एंड वाई जो है दोनों क्या हो जाए, 0 0 हो जाए और 0 हमारे पास हो जाए, तो इट मीन्स कि वो ओरिजिन से पास हो जाएगा। अब देखो ये अभी हमने एक फिगर बनाई थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या था, ये x है, ये आपके पास y है। अगर मैं इसको 0 0 पुट करूँ, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 0 पुट कर दिया, आंसर क्या आ गया, 0 0, दोनों इक्वल 0 0 आ गए, तो इट मीन्स ये ओरिजिन से पास हो रहा है। अब सिमिलरली अगर हम दूसरे वाले उसको देखें नोटेशन को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स भी 0 सब्सिट्यूट कर दिया और हमने y भी 0 सब्सिट्यूट कर दिया, आंसर क्या आ गया, 0 0 आ गया। तो इट मीन्स आपके पास ये भी क्या पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको देखें, यहाँ पर मैं 0 0 पुट कर दूँ तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ थी ओरिजिन के लिए। एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है, तो इट मीन्स ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। सर्कल में हम देखते हैं तो हम ओरिजिन से पास नहीं होता। तो होपफुली यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगा।
अगर कोई भी कर्व ओरिजिन से पास होता है तो हम एक्स एंड वाई को 0 0 पुट करें तो दोनों पूरा फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है, टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इफ एनी कर्व passes through origin its tangent exist। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास ना कोई टेंजेंट एग्जिस्ट। जैसे ये देखो, ये ओरिजिन से पास हो रही है तो ये टेंजेंट, इसकी टेंजेंट होगी। ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है तो इट मीन्स इसकी टेंजेंट होगी। लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो इसकी टेंजेंट नहीं होगी। तो कर्व जब हम ट्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा। अब वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a² है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये टेंजेंटेड ओरिजिन एग्जिस्ट करेगी। अब वो हम कैसे टेंजेंटेड ओरिजिन निकालते हैं वो हम देखेंगे कि हमने किसी भी कर्व के अंदर लीस्ट डिग्री टर्म जो होती है उसको 0 पुट करने पर हमारे पास टेंजेंट जो है हमारे पास वो फाइंड हो जाता है। वो कैसे होता है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास था y इज इक्वल टू 4ax। ये मैं अगेन ड्रॉ कर रही हूँ, ये x है, ये y है, y प्राइम y और ये x प्राइम है। अब मैंने कहा कि हमने जो भी कर्व ओरिजिन से पास होगी उसकी टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, टेंजेंटेड वो होगा। तो हम किसी भी कर्व को देखेंगे कि हमारे पास वो टेंजेंट कैसे होती है, तो आपके पास जो भी फंक्शन, जो भी नोटेशन गिवन है उसमें हमने ये देखना है कि उसमें सबसे जो छोटी टर्म है उसमें हमारे पास उसकी जो लीस्ट पावर है। देखो यहाँ पर लीस्ट पावर किसकी है, एक्स की लीस्ट पावर, यानी एक्स की पावर 1 है, वाई स्क्वायर की पावर, वाई की पावर 2 है। तो हमने उसको क्या करना है, एनी लीस्ट डिग्री टर्म जो है उसको हमने 0 कर देना। ठीक है, इसमें अब हमारे पास कौन सी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इम्प्लाइज दिस x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 होता है तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, y एक्सिस। ठीक है, तो इट मीन्स इस कर्व की टेंजेंट क्या होगी, y एक्सिस होगी। देखो ये ओरिजिन से पास हो रही है और ये इसका क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट देखें हमारे पास, मैं एक मिनट दूसरे रेड मार्कर से बताती हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो यहाँ पर हमारे पास लीस्ट टर्म कौन सी है, y इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स जब y इक्वल टू 0 होता है तो वो क्या होता है, x एक्सिस पर होता है। तो इसकी टेंजेंट क्या है, x एक्सिस है। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है वो है फोर्थ पॉइंट आता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम, इसको एक दफ़ा देख लें ध्यान से। फोर्थ आपके पास जो पॉइंट आता है वो है इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो
तो अगर इसको मैं फिगर को देखूं तो हम ये देखेंगे कि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, वो किस में आ जाएगा, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर हमने एक्स एक्सिस का पता करना है, ठीक है, कि एक्स एक्सिस को वो कहाँ पर कट कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल को 0 रख दें। अगर हमने पता करना है कि वो वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, तो हम एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे। देखो यहाँ पर हमने पता अगर लगाना है कि कहाँ पर हमारे पास कट कर रहा है, जैसे ही हम इसको हम जरा देखते हैं कि ये हमारे पास कहाँ पर कट कर रहा है, तो हमने क्या करना है, वाई इक्वल टू 0 रख दिया। अब जैसे ही हमने वाई को इक्वल टू 0 पुट किया तो आपके पास क्या इक्वेशन आई, एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं ना दूसरा मार्कर जो है ना देखूं रेड वाला, उससे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये फिर इस तरह मिक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए यहाँ पर जो सर्कल की है डायग्राम, इसको हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रही। अगर मैंने एक्स एक्सिस पर कहाँ ये कट कर रही है, तो क्या करना है, हमने वाई को इक्वल टू 0 रखना है। इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मैं वाई को इक्वल टू 0 रखूँगी तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ए। तो इट मीन्स ये आपके पास एक्स एक्सिस को पॉजिटिव ए एंड 0 एंड माइनस ए एंड 0, ये इन पॉइंट्स पर कट कर रही है, ठीक है। अगर मुझे वाई एक्सिस पर पता लगाना है तो मुझे एक्स को 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो राइट, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? इसको देख लें आप लोग एक दफ़ा, सिंपल कार्टेशियन कर्व्स को। साथ साथ प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोग जो है नोट भी करते जाएं, क्योंकि इस तरह अगर आप लोग नोट नहीं करेंगे तो ये आपको बेसिक्स जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग भूल जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास टेंजेंट एट ओरिजिन, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमने ओरिजिन भी देखा, सिमेट्रिक भी देखा। अब वो यहाँ पर मुझे आप लोगों को बेसिक्स मैंने क्लियर कर दी हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एसिम्पटोट्स का, ठीक है। तो एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, तो एसिम्पटोट्स आप समझो, जो फिफ्थ पॉइंट है आपके पास यहाँ पर आप लोगों को विजिबल है, तो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास एसिम्पटोट्स। तो बच्चों एसिम्पटोट्स आप लोगों ने ना मे बी फर्स्ट टाइम वर्ड सुनो, मे बी आप लोगों ने किसी ने जिसने प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह की, तो उसमें ये वर्ड यूज़ हुआ हो, आप लोगों ने उसको स्टडी किया हो। तो एसिम्पटोट्स आपके पास क्या होते हैं,
एसिम्प्टोट समझो आपके पास एक तरह का टेंजेंट ही होता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो जाके पैरेलल हो जाता है कोई कर्व है आपके पास, वो इन्फिनिटी पर जाके समझो कि पैरेलल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एसिम्प्टोट इक्वल है टेंजेंट एट इन्फिनिटी। यानी कोई कर्व है, ये कर्व है लेट्स सपोज, तो ये पैरेलल हो जाता है उसके टेंजेंट के। तो यहाँ पर देखो दो तरह के एसिम्प्टोट्स होते हैं, एक ओब्लिक होता है, एक पैरेलल होता है। तो हमारे पास मोस्टली पैरेलल ही केसेस आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको क्लियर होगा कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। और लास्ट आपके पास देखो रीजन 5th लिख लें रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है ट्रेस द कर्व। तो ट्रेस द कर्व में आपके पास क्या है, ये मैंने क्वेश्चन लिख रही हूँ, सॉरी क्वेश्चन वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिखती जाऊँगी, आप लोगों ने साथ साथ अपने माइंड में रिवाइज करते जाना है कि हमारे पास क्या है या नहीं। तो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि y यहाँ पर क्या है, देखो इवन है, तो इट मीन्स x एक्सेस से क्या होगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सेस। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन में क्या है, हमने फंक्शन में 0 0 पुट करना है, ये भी 0 पुट किया, ये भी 0 पुट किया, ये क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा। तो इट मीन्स दिस implies दैट कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब जो है ये समझ आ गया आप लोगों को। कर्व हमने इसमें देख लिया कि y की स्क्वायर पावर है, और थर्ड हमने निकालना है टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, तो टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट करना है। अगर ओरिजिन से कर्व पास हो रहा है तो इट मीन्स क्या होगा, टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास क्या था कि लीस्ट पावर जो है, यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को लिख रही हूँ 2ay स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो हमने क्या करना है यहाँ पर कि जो लोएस्ट डिग्री है उसको क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है। इसको हमने एक सिंप्लीफाई करके लिख लिया इक्वेशन को। तो यहाँ तक देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, इसकी डिग्री देखो 2 और 1 क्या है 3 है। एक्स और वाई दोनों को काउंट करना होगा, ये 3 है, ये क्या है हमारे पास 2 है, तो लीस्ट डिग्री क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर।
ये मैंने डिग्रीज लिखी, ठीक है। तो 2ay² इक्वल टू 0 पुट किया, तो y² इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स दैट y इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा टेंजेंट हमारा क्या होगा, टेंजेंट अगर y इक्वल टू 0 आ गया तो टेंजेंट एट क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा था पॉइंट स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अगर मुझे x पर चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इफ़ x एक्सिस पर चेक करना है तो मुझे y इक्वल टू 0 पुट करना है, और अगर मुझे y एक्सिस पर चेक करना है तो x को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो इक्वेशन में हमारे पास ऑन सॉल्व करें ज़रा इसको कि क्या हमारे पास आ रहा है फॉर्म। देखो बच्चों, यहाँ पर जब हम y को पुट करेंगे 0 तो हमारे पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू x³, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 0, यानी ये कहाँ पर इंटरसेक्ट होगा, कहीं x इज इक्वल टू 0 पर इंटरसेक्ट होगा। अब मैंने दूसरा पॉइंट पुट करना है y, यहाँ पर x को 0 पुट करना है। तो ऑन y एक्सिस के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में हमने पुट करते हैं x को 0, तो ये 0 हो जाएगी। y² एज इट इज आएगा, 2ab ऐसे आएगा, और ये x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2ay² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब आगे क्या हमारे पास स्टेप आएगा, यहाँ पर भी हमारे पास y इज इक्वल टू 0, तो इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 पर। अब देखो 4 तक स्टेप तक हमने सॉल्व कर दिए, तो अब हम स्टेप नंबर 5 पर आ रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लें, उसके बाद मैं 5th बताती हूँ। देखो एसिम्पटोट्स हमने अब देखने हैं, एसिम्पटोट्स अगर आपने निकालने हैं तो वहाँ पर हमने क्या करना है, मैं इक्वेशन लिख रही हूँ पहले यहाँ पर। तो देखो x की पावर को, हाईएस्ट पावर को हमने इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। अब पहले हम x को देखते हैं, तो x को अगर मैं 0 पुट करती हूँ, x की हाईएस्ट पावर को,
तो देखो यहाँ पर कोई भी मुझे आंसर नहीं मिल रहा। अब हमें हाईएस्ट वाई चेक करना है, तो हाईएस्ट वाई के साथ जो है को इक्वेशन क्या है हमारे पास, दिस वन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास टेंजेंट एट ओरिजिन, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमने ओरिजिन भी देखा, सिमेट्रिक भी देखा। अब वो यहाँ पर मुझे आप लोगों को बेसिक्स मैंने क्लियर कर दी हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एसिम्पटोट्स का, ठीक है। तो एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, तो एसिम्पटोट्स आप समझो, जो फिफ्थ पॉइंट है आपके पास यहाँ पर आप लोगों को विजिबल है, तो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास एसिम्पटोट्स। तो बच्चों एसिम्पटोट्स आप लोगों ने ना मे बी फर्स्ट टाइम वर्ड सुनो, मे बी आप लोगों ने किसी ने जिसने प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह की, तो उसमें ये वर्ड यूज़ हुआ हो, आप लोगों ने उसको स्टडी किया हो। तो एसिम्पटोट्स आपके पास क्या होते हैं, एसिम्पटोट समझो आपके पास एक तरह का टेंजेंट ही होता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो जाके पैरेलल हो जाता है कोई कर्व है आपके पास, वो इन्फिनिटी पर जाके समझो कि पैरेलल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एसिम्पटोट इक्वल है टेंजेंट एट इन्फिनिटी, यानी कोई कर्व है, ये कर्व है लेट्स सपोज, तो ये पैरेलल हो जाता है उसके टेंजेंट के। तो यहाँ पर देखो दो तरह के एसिम्पटोट्स होते हैं, एक ओब्लिक होता है, एक पैरेलल होता है। तो हमारे पास मोस्टली पैरेलल ही केसेस आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको क्लियर होगा कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। और लास्ट आपके पास देखो रीजन फिफ्थ लिख लें रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन है ट्रेस द कर्व। तो ट्रेस द कर्व में आपके पास क्या है, ये मैंने क्वेश्चन लिख रही हूँ, सॉरी क्वेश्चन वाई स्क्वायर टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिखती जाऊँगी, आप लोगों ने साथ साथ अपने माइंड में रिवाइज करते जाना है कि हमारे पास क्या है या नहीं। तो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि y यहाँ पर क्या है, देखो इवन है, तो इट मीन्स x एक्सिस से क्या होगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन में क्या है, हमने फंक्शन में 0 0 पुट करना है, ये भी 0 पुट किया, ये भी 0 पुट किया, ये क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा। तो इट मीन्स दिस implies दैट कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब जो है ये समझ आ गया आप लोगों को, कर्व हमने इसमें देख लिया कि y की स्क्वायर पावर है, और थर्ड हमने निकालना है टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक है। तो टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट करना है। अगर ओरिजिन से कर्व पास हो रहा है तो इट मीन्स क्या होगा, टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
अगर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास क्या था कि लीस्ट पावर जो है, यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को लिख रही हूँ, 2ay² माइनस xy² इज इक्वल टू x³। अब देखो हमने क्या करना है यहाँ पर कि जो लोएस्ट डिग्री है उसको क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है। इसको हमने एक सिंप्लीफाई करके लिख लिया इक्वेशन को। तो यहाँ तक देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, इसकी डिग्री देखो 2 और 1 क्या है, 3 है। एक्स और वाई दोनों को काउंट करना होगा। ये 3 है, ये क्या है हमारे पास 2 है, तो लीस्ट डिग्री क्या है हमारे पास, y²। ये मैंने डिग्रीज लिखी, ठीक है। तो 2ay² इक्वल टू 0 पुट किया, तो y² इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स दैट y इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा टेंजेंट हमारा क्या होगा, टेंजेंट अगर y इक्वल टू 0 आ गया तो टेंजेंट एट क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट x एक्सिस। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा था पॉइंट स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अगर मुझे x पर चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इफ़ x एक्सिस पर चेक करना है तो मुझे y इक्वल टू 0 पुट करना है, और अगर मुझे y एक्सिस पर चेक करना है तो x को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो इक्वेशन में हमारे पास ऑन सॉल्व करें ज़रा इसको कि क्या हमारे पास आ रहा है फॉर्म। देखो बच्चों, यहाँ पर जब हम y को पुट करेंगे 0 तो हमारे पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू x³। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 0, यानी ये कहाँ पर इंटरसेक्ट होगा, कहीं x इज इक्वल टू 0 पर इंटरसेक्ट होगा। अब मैंने दूसरा पॉइंट पुट करना है y, यहाँ पर x को 0 पुट करना है। तो ऑन y एक्सिस के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में हमने पुट करते हैं x को 0, तो ये 0 हो जाएगी। y² एज इट इज़ आएगा, 2ab ऐसे ही आएगा, और ये x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2ay² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब आगे क्या हमारे पास स्टेप आएगा, यहाँ पर भी हमारे पास y इज इक्वल टू 0, तो इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 पर। अब देखो 4 तक स्टेप तक हमने सॉल्व कर दिए, तो अब हम स्टेप नंबर 5 पर आ रहे हैं।
इसको आप लोग नोट कर लें, उसके बाद मैं फिफ्थ बताती हूँ। देखो एसिम्पटोट्स हमने अब देख, अच्छा तो स्टूडेंट्स हमने एसिम्पटोट्स को देखना है। एसिम्पटोट्स में एक्स के जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है उसको हम देख लेते हैं कि उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो एक्स का हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो हमें कोई वैल्यू भी पता नहीं चल रही। अब दूसरा ये है कि हम वाई के कोफिशिएंट को देखते हैं, तो वाई का कोफिशिएंट हमारे पास वाई की हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पावर में दोनों चीज़ें आ रही हैं, 2a माइनस एक्स। तो यहाँ से देखो 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2a। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट आ गई। अब हमारे पास जो थर्ड लास्ट 6 पॉइंट था वो था ओरिजिन की रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस में क्या करना है हमने कि हमने पहले इसको ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कोशिश करने के हमें पता है कि वो सिमेट्रिक है, तो एक्स एक्सिस की क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, यानी जो एक्स एक्सिस के जो इस साइड पर होगा वही दूसरी साइड पर भी होगा। दूसरा हमारे पास क्या है कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कर्व जो है पासिस ओरिजिन पर है, यानी कर्व इज़ पासिंग थ्रू रीजन, यानी 0 0 है। तो हमारे पास इस तरह से कुछ ये कर्व ड्रॉ होगा, ये और ये 0 0। अब दूसरा हमारे पास क्या था कि उसका टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, टेंजेंट एग्जिस्ट डेफिनेटली उसका करता है। थर्ड हमारे पास क्या था, उसके जो पॉइंट्स थे 0 0 पॉइंट्स आए थे हमारे पास इससे इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस से। अब ये जो एसिम्पटोट वाला 2a ये हमारे पास यहाँ पर है कि लेट्स सपोज ये a है और ये 2 है, तो ये हमारे पास 2a यहाँ पर है, तो 2a, 0 ये एक पॉइंट आ गया। और हमने इसको देख के ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस है क्या नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस फाइंड करना है। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए ये है कि हम y की वैल्यू को, इस जो क्वेश्चन है इसको हम इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ x अगर हम लिख रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन जो थी इसको ज़रा हम देख लेते हैं। हाँ जी, x³ ओवर 2a माइनस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। अब मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ y किया है, तो इन टर्म्स ऑफ y में ये इक्वेशन क्या बनेगी, y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x³ ओवर 2a माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ, मैं इसको लिखती हूँ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ओवर 2a माइनस एक्स। अब ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ये बाहर लिखा जा सकता है, तो ये आपके पास आ जाएगा x ओवर 2a माइनस एक्स। अब एक्चुअली हमने करना क्या है, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हमने एक्चुअली यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमने ये करना है कि हमने यहाँ पर x की वैल्यूज़ पुट करके देखनी है जो कि हमने ग्राफ में ड्रॉ की हैं। ये वाली वैल्यूज़, इसमें से कोई वैल्यू पुट करें, जैसे ये 2 है तो यहाँ पर 3a होगा, यहाँ पर -2a होगा, यहाँ -3a होगा। तो देखना है कि हमारे पास ओरिजिन कहाँ से कहाँ तक एक्स एक्सिस पर मूव करेगा, रीजन क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो मैंने x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करती हूँ, तो x इज़ इक्वल टू 0 पुट करने से क्या हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, और ये भी क्या आपके पास 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा
तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं x इज़ इक्वल टू माइनस ए पुट करती हूँ, ये 2a पुट करती हूँ, तो फिर हमारे पास क्या आएगा। अगर x इज़ इक्वल टू 2a पुट करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। ये ज़रा वेरीफाई कीजिएगा, देखो 2a जब पुट करूँगी तो हमारे पास 0/2a माइनस 2a, 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं पुट करती हूँ x इज़ इक्वल टू 3a, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 3a पुट करने से 3a, ये x पुट हुआ तो ये माइनस में वैल्यू आ, स्क्वायर रूट में जब माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह x इज़ इक्वल टू माइनस से पुट करें तो हमारे पास ये क्या आंसर आएगा, 2a माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस है अंडर रूट में अगेन इमेजिनरी वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इमेजिनरी आ जाएगी। तो इट मीन्स हमारे पास ओरिजिन कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से 2a तक, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये चीज़ थी। इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को दूंगी और फिर उसके बाद हम आगे जो है इसको फर्दर देखेंगे। कर्व ट्रेसिंग को फिज़िकल क्लास में भी देखेंगे इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहाँ पर बोर्ड पर। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ पर ये आइडिया हो गया होगा आज के लेक्चर का। और जो हमने लास्ट सारा लेक्चर्स देखे हैं, आप लोगों ने कम्प्लेक्स रूट्स भी देखे हैं, बाकी हमने कुछ क्वेश्चंस लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ मेरा लेक्चर जो है एंड होता है, तो आप लोग इन चीज़ों को देख लें, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। PDF वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो भी हमारे पास होगा, क्लास होगी हमारी कैंपस में, उसमें हम थोड़ा सा इन चीज़ों को जो कर्व्स वाली चीज़ें हैं, ये सिंपल ट्रेसिंग वाली, इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे। ओके, थैंक यू।